नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग साहित्य के जिस युग की, जिस कालखंड की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रयोगवाद। आज हम चर्चा करेंगे कि जो समीक्षकों का आरोप है प्रयोगवाद पर कि ये विदेशी जमीन से लाया गया पौधा है जो भारतीय जमीन में रोप दिया गया, ऐसा क्यों बोला जाता है, इसका वजह क्या है, या जो प्रयोगवाद पर किन किन दर्शनों का प्रभाव है, किन किन प्रवृत्तियों का प्रभाव है, कौन कौन सी उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, उस पर तत्कालीन परिस्थितियां थी हमारे देश की या विश्व की, उनका क्या क्या प्रभाव है, हम ये सब देखेंगे। शिल्प को कितना महत्व दिया गया है प्रयोगवाद में, ये भी देखेंगे। तब इन सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। प्रयोगवाद का नाम प्रयोगवाद क्यों पड़ा, कहाँ से नाम आया, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज के दिन देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर हम प्रयोगवाद को देखें तो प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है? प्रयोगवाद की समय सीमा है 1943 से 1951। इससे क्या समझ में आता है कि ये युग ठीक प्रगतिवाद के बाद आरंभ हुआ, प्रगतिवाद के बाद आरंभ हुआ। अब प्रगतिवाद से पहले क्या था? छायावाद। इसका मतलब है कि इसमें छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से भिन्न कुछ प्रवृत्तियां होंगी, इसलिए तो इसको नया युग कहा गया। दोनों से भिन्न कुछ चीजें होंगी यहाँ पर। छायावाद में किस चीज का ज्यादा महत्व था? छायावाद में आप संवेदना देखेंगे तो संवेदना में भावुकता का ज्यादा महत्व है। भावुकता अधिक दिखेगी, स्वच्छंदता अधिक दिखेगी। छायावाद में भावुकता अधिक दिखेगी, स्वच्छंदता अधिक दिखेगी। और शिल्प में क्या मिलेगा? लक्षणा ज्यादा मिलेगी, लक्षणा शब्द शक्ति, लाक्षणिकता का प्रयोग मिलेगा, एक वो मिलता है। प्रगतिवाद में क्या मिलता है? प्रगतिवाद में इसकी बजाय वैचारिकता मिलेगी। मार्क्सवाद का स्पष्ट प्रभाव है, साम्यवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। स्वच्छंदता, यहाँ पर स्वच्छंदता नहीं मिलेगी, यहाँ पर व्यक्ति की बजाय किसका है? समाज का महत्व है। तो वैचारिक बंधन ज्यादा है, वैचारिक बंधन यहाँ पर अधिक मिलेगा। और शिल्प में क्या मिलेगा? शिल्प में रूप को या शिल्प को महत्व नहीं दिया गया, शिल्प का महत्व आपको नहीं मिलेगा प्रगतिवाद में। तो इन सब चीजों के आप देखेंगे, इन सब चीजों के विरुद्ध या इन सब चीजों को हटाकर जो नई चीज चालू होगी प्रयोगवाद में, तो वो कौन कौन सी चीजें थी वो हम आज पढ़ेंगे, वो सब हम आज देखेंगे। भाई इन चीजों को हटाकर कुछ नई चीज होगी ना, तभी तो ये माना जाएगा कि कोई नया साहित्यिक आंदोलन आया, एक नया युग आरंभ आया, तभी तो इसे माना जाएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें प्रयोगवाद में। देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जब भी हम किसी युग की विवेचना करते हैं, किसी युग का विवेचन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं उसकी तत्कालीन परिस्थितियां, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों से उस युग की या आंदोलन की युगीन प्रवृत्तियां तय होंगी, कालगत प्रवृत्तियां तय होंगी। उस आंदोलन की प्रवृत्तियां तय होती हैं, उस युग की या आंदोलन की प्रवृत्तियां उसी से तय होती हैं। और इसका प्रभाव उस समय के साहित्य पर या कृतियों पर भी दिखता है। तो आइए हम देख लेते हैं तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी। समय सीमा हम देख ही चुके हैं 1943 से 51। तो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध क्या था? समाप्ति की ओर था। द्वितीय विश्व युद्ध की समय सीमा क्या रही है? 1939 से 1944 तक, यहाँ तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और आप जानते ही हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कितना खतरनाक था, कितना भीषण था। और एक बात की तो ये लगा कि पूरी मानवता को ही यह खतरा पहुंचा सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस तरह से परमाणु बम गिरा, उससे संपूर्ण दुनिया दहल गई। हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस तरह से परमाणु बम पर हमला किया गया, तो ऐसा लगा कि पूरी मानवता ही खतरे में है। उस समय लगा कि मानवता पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम है, पूरी मानवता ही खतरे में है। इसका एक प्रभाव क्या हुआ? इसका एक प्रभाव आप देखेंगे कि जो आस्था का भाव था अभी तक लोगों में ईश्वर के प्रति, परंपराओं के प्रति, वो आस्था का भाव क्या हुआ? खत्म होने लगा। लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ मनुष्य तो लगता है ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली होने लगा है, कि वो पूरी प्रकृति को ही खत्म करने पर उतारू है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अनास्था का भाव दिखने लगा लोगों में। दूसरी चीज आप देखेंगे युद्ध का क्या परिणाम हुआ।
युद्ध का क्या परिणाम हुआ कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। क्यों उत्पन्न होने लगी? जब युद्ध होता है कहीं पर भी आप देखेंगे किस जिस समय में, तो युद्ध का क्या होता है, जितना अनाज होगा वो कहाँ जाएगा, पहले युद्ध क्षेत्र के लिए जाएगा, सिपाहियों के लिए जाएगा। व्यापार में या आप देखेंगे कारखानों में जो चीजें बनेंगी तो किन चीजों को वरीयता देगी सरकार? कारखानों में जिन चीजों का निर्माण होगा, जो शिल्प का निर्माण होगा या हुनर का निर्माण किसके लिए होगा, वैसी चीजों का होगा जो युद्ध में प्रयोग होने वाली हैं, युद्ध में प्रयोग होने वाली हैं। आम जनता की चीजों को वरीयता नहीं मिलेगी, आम जनता की चीजें उस समय नहीं उत्पादित होंगी। जो सिपाहियों को आवश्यकता है, युद्ध में आवश्यकता है, उन चीजों की आवश्यकता बढ़ेगी। धीरे धीरे क्या होगा, इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। युद्ध क्षेत्र के लिए तो रोजगार मिलेंगे, लेकिन बाकी जगह बेरोजगारी बढ़ेगी। भाई कारखानों शिल्प में जब रोजगार कम होगा इस क्षेत्र के लिए, बाकी क्षेत्रों के लिए सिर्फ युद्ध की चीजें बनेंगी, बाकी चीजें नहीं बनेंगी। धीरे धीरे बाद में बेरोजगारी बढ़ेगी। और युद्ध के दौरान अगर रोजगार मिल भी गया तो उसके ठीक बाद फिर बड़ी संख्या में बेरोजगारी होती है। उसके अलावा क्या होगा युद्ध में कि पुरुष ज्यादातर कहाँ जाएंगे, सैनिक क्षेत्र में जाएंगे, युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में योगदान करेंगे और बड़ी संख्या में पुरुष मरेंगे भी। तो पुरुष और स्त्री के बीच में जो संबंध था वो गड़बड़ाएगा। एक तो पुरुष घर पर मौजूद नहीं है, वो बाहर चला गया, लंबे समय के लिए चला गया। दूसरा, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो स्त्री और पुरुष के बीच में जो संख्या का अनुपात है वो भी गड़बड़ होगा। उससे नई नई चीजें, आप सामाजिक समस्या सामने आएंगी, ये आप देखेंगे। या जो घर का अगर जो कमाने वाला सदस्य वो मर जाएगा तो घर में स्थिति गड़बड़ होने लगती है, तो आर्थिक समस्याएं भी आएंगी। इस तरह कई तरह से, हर तरह से समस्याएं उसमें आती हैं। जिस तरह के भौतिक आविष्कार बढ़े युद्ध के दौरान, नए नए आविष्कार लोगों ने देखे, नई नई चीजें देखी, नए नए हथियार देखे, तो उससे क्या है, मानसिक रूप से व्यक्ति लोग परेशान हो गए। मनुष्य खुद को क्या लघु अनुभव करने लगा। इसी समय इसलिए लघु मानववाद की अवधारणा भी आप देखेंगे। मनुष्य खुद को क्या समझने लगा, बहुत बौना महसूस करने लगा इस विज्ञान के सामने, इस तकनीकी के सामने। तो उससे क्या एक मानसिक संकट लोगों में गहराने लगा। आर्थिक संकट तो युद्ध में उपजता ही, और सामाजिक समस्याएं भी युद्ध के कारण निकली, उपजी। और इन सब का प्रभाव आप देखेंगे कि प्रयोगवाद के साहित्य में भी दिखता है। प्रयोगवाद के साहित्य में कैसे, एक तो अनास्था आ गई लोगों में, आस्था के बाद अनास्था, क्योंकि विज्ञान तकनीक और इस सब चीज का बहुत प्रभाव पड़ा। लघु मानववाद वाली अवधारणाएं भी आएंगी, और जो प्रेम की परंपरागत अवधारणा थी छायावादी, वो बदल गई। अब प्रेम कैसा हो गया, शहरी किस्म का प्रेम हो गया, बौद्धिक किस्म का प्रेम हो गया। तीसरा क्या चीज हुई, जो मैंने बताई थी, परिस्थिति संबंध बदले। उससे क्या हो गया, जो यौन प्रतिमान थे, पुराने यौन संबंधों के प्रतिमान थे, वो सब बदलने लगे धीरे धीरे करके। तो वो सब बदलाव आप प्रगतिवाद के साहित्य में देखेंगे, स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे। क्या हुआ उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में, करो या मरो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, जब आप इतिहास में पढ़ेंगे। करो या मरो आंदोलन जो था महात्मा गांधी जी का, वो लक्ष्य की प्राप्ति उससे नहीं हुई, आज़ादी नहीं मिल पाई। और क्या हुआ, इसी समय क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की गई। सुभाष चंद्र बोस उसके नेता थे। क्रांतिकारियों की सक्रियता और भी अधिक बढ़ गई उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। हालांकि ये देखेंगे आप, क्रांतिकारियों का ये सब, ये काव्य से ज्यादा गद्य जो रचनाएं हैं उनमें क्रांतिकारी और इन सब चीजों का प्रभाव ज्यादा दिखाई पड़ता है, काव्य में वो प्रभाव कम दिखता है। और क्या हुआ, विश्व युद्ध से बेरोजगारी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ी, भ्रष्टाचार की समस्या। इसने युद्ध की विभीषिका का और भी बढ़ा दिया, और भी संकट गहराने लगा। रोजगारी बढ़ती है क्योंकि बाकी रोजगार धंधे बंद होने लगते हैं, चीजें बंद होने लगती हैं, बाकी चीजों की डिमांड घटने लगती है, क्रय क्षमता लोगों की कम होने लगती है। भुखमरी बढ़ती है क्योंकि अनाज कहाँ चला गया, युद्ध क्षेत्र की तरफ चला जाता है। भ्रष्टाचार की समस्या, ये सब समस्याएं, और युद्ध के ठीक बाद तो ये समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। जैसे युद्ध समाप्त होता है उसके बाद तो ये समस्याएं बड़ी तेजी से बढ़ती है, कई गुना विकराल रूप में बढ़ती हैं। और क्या हुआ युद्ध के दौरान, क्या क्या हुआ, और उसके युद्ध के दौरान और उसके बाद उपजी परिस्थितियों ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया। कैसे कैसे, एक तो युद्ध के दौरान जिस तरह से अत्याचार हुए उसका भी बहुत प्रभाव, न सिर्फ शारीरिक अत्याचार हुए बल्कि मानसिक भी। विशेषकर जो स्त्रियों पर अत्याचार हुए, शारीरिक और मानसिक अत्याचार,
जिस तरह से यौन अत्याचार किए गए, पहले जर्मनी वालों ने बाकी दुनिया पे बाकी जगह पे किए, तो रूस वालों ने जो जर्मनी वालों पे किए वो सब आपको देखेंगे, जो उसमें पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे, या इतिहास से इतर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री हैं उसमें आप देखेंगे जिस तरह से हुआ, उन सब ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया। और सबसे ज्यादा तो जो अमेरिका ने, यूएसए ने जो जापान पर परमाणु बम गिराया, उससे सबसे ज्यादा मानवीय संवेदनाओं पर कुठाराघात हुआ। लोगों को लगा कि मतलब क्या हो रहा है कि पूरे पूरे शहर ही साफ हो गए, और ऐसा विकर्ण फैला कि सदियों तक लोग उसके प्रभाव में रहे। तो ये सब चीजें, या पूरी पूरी पनडुब्बी जहाज डुबो दिए गए, कहे जिस तरह से भीषण मारकाट मची कि मानवीय जो संवेदना वाले गुण होते हैं, करुणा, ममता, दया, इस सब गुण तो लगता है जैसे पृथ्वी से खत्म ही हो जाएंगे, ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा भाव होने आने लगा युद्ध के दौरान। तो सबका प्रभाव भी आपको दिखेगा, साहित्य में दिखेगा। अनास्था वाले भाव का प्रभाव भी आप साहित्य में देखेंगे। अनास्था वाला भाव भी युद्ध की ही देन है। युद्ध में इस तरह की परिस्थितियां हुई। अब देखते हैं प्रयोगवाद के बारे में कि कैसे कैसे उसका नाम पड़ा, कब आरंभ हुआ, क्या हुआ। तो इसके बारे में जरा देख लेते हैं प्रयोगवाद के बारे में। 1943 में क्या हुआ? 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में पहला तार सप्तक निकला है। पहला तार सप्तक अज्ञेय के नेतृत्व में निकला, और यहीं से 1943 से पहले तार सप्तक से ही किसकी शुरुआत मानी गई? आपकी प्रयोगवाद की शुरुआत मानी गई। प्रयोगवाद नाम क्यों पड़ गया, कैसे आया समीक्षकों द्वारा? हुआ ये कि इसमें जो पहला तार सप्तक की भूमिका किसने लिखी थी? अज्ञेय ने लिखी थी। तो उसमें प्रयोगशील शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, प्रयोगशील शब्द का इस्तेमाल किया था। और नए कवियों को, जो तार सप्तक के कवियों को, इनको भी प्रयोगशील कवि बोला था। लेकिन समीक्षकों ने क्या किया, इस प्रयोगशील को प्रयोगवादी बोल दिया। इन कवियों को क्या बोला समीक्षकों ने? प्रयोगवादी कवि कहा इन कवियों को। और इस युग को, इस आंदोलन को क्या नाम दे दिया? प्रयोगवाद नाम दे दिया। जबकि अज्ञेय ने हमेशा से प्रयोगवाद नाम का विरोध किया है। अज्ञेय ने हमेशा से इस प्रयोगवाद नाम का विरोध किया है। क्यों विरोध किया है? क्योंकि अज्ञेय का मानना है कि कोई भी साहित्यकार है दुनिया का, कोई भी कवि है या कोई भी साहित्यकार है, वो तो स्वभाव से ही प्रयोगशील होगा। अगर वो प्रयोगशील नहीं होगा तो अच्छा साहित्यकार हो ही नहीं सकता। मतलब अंडरस्टूड है, खुद ब खुद ये ज्ञातव्य है कि अगर कोई साहित्यकार ठीक ठिकाने का साहित्यकार है तो खुद ब खुद वो प्रयोगशील होगा। इसमें अलग से नाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात का इसलिए अज्ञेय द्वारा बड़ा विरोध भी किया गया। उन्होंने लिखित रूप से भी कई जगह विरोध किया इस चीज का, लेकिन फिर भी समीक्षकों द्वारा यह नाम एक तरह से दे दिया गया प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद चलन में भी नाम आ गया, आप देखेंगे। और इसीलिए 1943 से ही, जब से पहला तार सप्तक आया, तब से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी गई। बाद में जब अज्ञेय के इतना लिखने पर और सब चीजों के बाद जब दूसरा तार सप्तक निकला, दूसरा तार सप्तक कब निकला? 1951 में। तो फिर उसको क्या बोला गया? नई कविता बोला गया। उस आंदोलन को प्रयोगवाद नाम खत्म कर दिया गया अज्ञेय के विरोध के कारण। तो 1951 से क्या माना जाता है? नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि नई कविता नाम की एक पत्रिका भी निकाली गई थी उस समय, तो बहुत सारे समीक्षक मानते हैं कि वहां से ही मानते हैं, लेकिन ज्यादातर समीक्षकों का मानना है कि 1951 से जब से दूसरा तार सप्तक निकला, तब से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। ये भी अज्ञेय के नेतृत्व में निकला था। दूसरा जो तार सप्तक था वो भी अज्ञेय के नेतृत्व में ही निकला था। तीसरा तार सप्तक था वो भी अज्ञेय के नेतृत्व में निकला था। जो चौथा तार सप्तक था वो नामवर सिंह के नेतृत्व में निकला था। ये आप देखेंगे। दूसरे तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे ये थोड़ा देख लीजिएगा, हल्का सा आइडिया ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा तो उतना रखने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे पहले तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे, आइडिया क्यों लेना है ये बता दे रहा हूँ। ये आप देखेंगे से मुक्तिबोध है। इसमें मुक्तिबोध है कैसे कवि है? मार्क्सवादी कवि है। तो ऐसा नहीं कि प्रगतिवाद है वो एकदम खत्म हो गया हो, या प्रगतिवाद का असर खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं है। बस परिवर्तन आया। अब मुक्तिबोध भी चूंकि प्रयोगशील कवि है, नए नए प्रयोग करते रहते हैं, जैसे कि फैंटेसी शिल्प भी उनका एक प्रयोग है। या वो मार्क्सवाद का यांत्रिक समर्थन नहीं करते। मुक्तिबोध मार्क्सवाद का यांत्रिक समर्थन नहीं करते, वो वैचारिक समर्थन करते हैं। उसका विचारधारा से वो पूरी तरह समर्थन करते हैं, और इस तरह से वैचारिक समर्थन करते हैं कि मार्क्सवाद उनके जीवन में उतर गया था। तो इस तरह के समर्थक हैं वो, लेकिन यांत्रिकता का पालन नहीं करते, इसलिए वो प्रयोगशील माने गए। और प्रयोगवाद के युग में या तार सप्तक में उनको शामिल किया गया। इस तरह से जिसे और भी कवि देख, रामविलास शर्मा ये भी कैसे हैं?
ये भी मार्क्सवादी रचनाकार ही हैं, आप देखेंगे। तो इस तरह के रचनाकार देखेंगे, ये भी शामिल है तार सप्तक में। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि प्रयोगवाद में विरोध हो मार्क्सवाद का, या मार्क्सवाद के तत्व प्रयोगवाद में नहीं दिखाई पड़े, नहीं शामिल हो, ऐसा नहीं है। उसमें यही सत्य थी प्रयोगवाद की, या ये तार सप्तक जब आरंभ हुआ था कि उसमें नए नए प्रयोग धर्मी जो कवि हैं वो शामिल किए जाएं। इसमें कहीं भी किसी दर्शन का विरोध शामिल नहीं है, ऐसा नहीं दिखेगा। हालांकि जो मार्क्सवाद की या प्रगतिवाद की सपाट बयानी थी उसका विरोध जरूर देखा, और शिल्प को महत्व ज्यादा दिया गया है। जो प्रयोगवाद है उसमें शिल्प को अत्यधिक महत्व दिया गया है, ये देखेंगे। दूसरे तार सप्तक में कौन कौन से कवि, ये सब देखिए। शमशेर बहादुर सिंह, ये सब कैसे हैं कवि, आप देखेंगे। ये भी साम्यवादी कवि हैं, साम्यवाद का प्रभाव है इन कवियों पर। तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। इसे कवि देख लीजिए, ये सब कवि हैं। ये भी किसने प्रकाशित किया था, अगे ने प्रकाशित किया था। जो चौथा तार सप्तक है वो नामवर सिंह ने प्रकाशित किया था। ये नामवर सिंह ने प्रकाशित किया था, ये आप देखेंगे। अब देख लेते हैं ये प्रयोगवाद जो था, प्रयोगवादी आंदोलन, काव्य आंदोलन, वो छायावाद की ठहरी हुई अभिव्यंजना प्रणाली, छायावाद की अभिव्यंजना प्रणाली कैसी है, ठहरी हुई है। और प्रगतिवाद की सपाट बयानी, प्रगतिवाद में शिल्प का चूंकि महत्व एकदम नहीं है, बात को बड़ी सपाट बयानी से की जाती है, बिल्कुल सीधे सीधे बोल दिया जाता है, शिल्प का यहाँ कोई महत्व नहीं। तो उसके प्रत्युत्तर में ही आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर कैसे होगा, क्या क्या होगा, यहाँ शिल्प का महत्व होगा, आप देखेंगे शिल्प का महत्व होगा। और यहाँ अभिव्यंजना शैली कैसी होगी, ठहरी हुई नहीं होगी। छायावाद में अभिव्यंजना शैली कैसी है, लाक्षणिकता का प्रयोग है, लाक्षणिक है। और यहाँ पर कैसी होगी, गतिशील होगी अभिव्यंजना प्रणाली, नए नए प्रयोग मिलेंगे आपको प्रयोगवाद में। तो अभिव्यंजना शैली में देखेंगे आपको नए नए प्रयोग मिलते हैं। और यहाँ शिल्प का महत्व शिल्प में बड़ा हुआ दिखेगा, ये चीज है। प्रयोगवाद में किन किन दर्शनों का प्रभाव है, ये देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन से पश्चिमी दर्शन है और कौन कौन से भारतीय दर्शन है। पश्चिमी दर्शन में आप देखेंगे कि प्रयोगवाद में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका मिलता है, मनोविश्लेषणवाद का। मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव बहुत अधिक मिलता है। मनोविश्लेषणवाद क्या है देख लेते हैं हल्का सा। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा मिलता है आपको। मनोविश्लेषणवाद किसका, सिगमंड फ्रायड का दर्शन है। इनका कहना है कि अगर मनुष्य के चरित्र की वास्तविक पहचान करनी है, उसके व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान करनी है, तो बाहर से मत देखिए, उसके मन के अंदर देखिए आप। जब तक मन के अंदर नहीं देखेंगे तब तक उसके चरित्र की वास्तविक पहचान नहीं कर सकते। पहली चीज तो आप मन के अंदर देखिए, और दूसरी चीज क्या देखिए, उसकी काम चेतना देखिए। काम चेतना से ही किसी के व्यक्तित्व की पहचान हो सकती है। ये किसका कहना है, मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्रायड का कहना है। तो साहित्य में क्या असर देखेंगे आप इसका, साहित्य में आप इसका असर देखेंगे कि इसमें मन के अंदर की बात ज्यादा चलती है। मन के अंदर क्या चल रहा है व्यक्ति की, उसकी चर्चा ज्यादा होती है। मन के अंदर की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर चर्चा ज्यादा होगी। जो बाहर घटनाएं चल रही हैं, बाहर चीजें चल रही हैं, उस पर चर्चा अपेक्षाकृत कम होती है। इसका जैसे उपन्यास आप देखेंगे शेखर एक जीवनी, तो उसमें इसका असर दिखेगा। आप जो कविताएं पढ़ेंगे प्रयोगवाद की, तो अधिकांश में मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखेगा। यहाँ तक कि जो मुक्तिबोध हैं वो कैसे कवि हैं, वो साम्यवादी कवि हैं, मार्क्सवादी कवि हैं। जब उनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें भी मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखेगा। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में एक रचना है ब्रह्म राक्षस, उसमें भी देखेंगे आप मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखेगा। उसमें कैसे कभी मन के अंदर प्रवेश करता है, और मन के जो दो पार्ट हैं वस्तुचेतस आमचेतस, तो उसमें उनके बीच में किस तरह मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी फंसा हुआ है, किस तरह आत्मसंघात फंसा हुआ है, और कैसे दोनों पार्टों के बीच में पिसा जा रहा है, वो इसकी चर्चा कर रहा है। वो मन के अंदर जाके कभी बोल रहा है, तो वहाँ किसका असर है, मनोविश्लेषणवाद का ही असर है ब्रह्म राक्षस में। ऐसे और भी कविताएं आप देखेंगे प्रयोगवाद के समय की, कि आपको खूब दिखेगा मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव। तो उदाहरण भी देखेंगे आगे। तो ये हुआ मनोविश्लेषणवाद। दूसरा आप देखते हैं टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकतावाद परंपरावाद। टी.एस. इलियट जो दार्शनिक है, वैचारिक है, टी.एस. इलियट, इनके 3 सिद्धांत हैं।
पहले का हुआ निर्वैयक्तिकतावाद, आप देखेंगे वैयक्तिकतावाद। दूसरा आप सिद्धांत देखेंगे परंपरावाद, और तीसरा सिद्धांत देखेंगे वस्तुनिष्ठ समीकरण। ये 3 सिद्धांत है। तीनों ही सिद्धांतों का असर आपको प्रयोगवाद में दिखेगा, इसका सबसे ज्यादा और इसका कम अपेक्षाकृत, लेकिन तीनों ही सिद्धांतों का असर आपको प्रयोगवाद में दिखाई पड़ेगा। निर्वैयक्तिकतावाद क्या कहता है? ये कवि कहता है कि कवि या कोई भी जो साहित्यकार है वो जो लिखता है उसकी सब व्यक्तिगत भावनाएं नहीं है या व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, तो फिर क्या है? वो कोई कवि या साहित्यकार बड़ा संवेदनशील व्यक्ति होता है और इसी कारण वो दूसरे के अनुभव को अपनी संवेदन क्षमता के कारण ग्रहण कर लेता है, फिर उनको अपने हिसाब से ढालकर वो प्रस्तुत करता है उनको। तो इसलिए ये क्या करता है, इसकी उपमा दी जाती है कि जैसे H2SO4 बनता है, H2O प्लस SO3 मिलकर क्या बनाते हैं? H2O प्लस SO3 मिलकर बन के प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? H2SO4। लेकिन इसमें प्लेटिनम सिर्फ उपस्थित रहता है, इसका इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कोई योगदान नहीं रहता, ये सिर्फ यहाँ उपस्थित रहता है प्लेटिनम, इसका इस प्रक्रिया में कोई योगदान है। H2O प्लस SO3 मिलके H2SO4 बन गया, प्लेटिनम से उपस्थित है। कवि की भूमिका या साहित्यकार की भूमिका इस प्लेटिनम की तरह मानी गई है, जो कि रचना प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहता है, लेकिन वास्तव में उस डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं करता। हाँ, इसी दर्शन को बोला गया निर्वैयक्तिकतावाद। इसका कहना यही है कि जो साहित्य है, साहित्य की रचना है, तो उसमें क्या है, कवि ने अपनी संवेदन क्षमता के आधार पर दूसरों के अनुभव को इकट्ठा किया और उसको प्रस्तुत किया है, अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपनी रचना क्षमता के आधार पर, अपनी कला के आधार पर। तो इस दर्शन को बोला गया निर्वैयक्तिकतावाद। ये आपको दिखेगा जैसे कि आपके सिलेबस में एक कविता है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे स्पष्ट रूप से इसका प्रभाव ये किस तरह से। प्रियनवत कहता है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है। तो अभी यहाँ बहुत समय नहीं है, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आप असाध्य वीणा में इसको देखेंगे। इसी तरह परंपरावाद का सिद्धांत क्या कहता है? ये परंपरावाद का सिद्धांत कहता है कि जो भी हमें ज्ञान या जो भी साहित्य हम लिख रहे हैं, साहित्य, संगीत और कला की जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या है, हमें परंपरा से मिली हैं। उसमें परंपरा का जो संचित ज्ञान है उसी का हम उपयोग करते हुए चले जा रहे हैं और अपना भी उसमें कुछ योगदान दे रहे हैं। वो सारी चीजें कैसी परंपरा से चली आ रही हैं। ये भी असाध्य वीणा है, इसका भी देखेंगे आप, जो असाध्य वीणा पढ़ेंगे तो अच्छे समझेंगे। वस्तुनिष्ठ समीकरण क्या है? वस्तुनिष्ठ समीकरण का अर्थ है कि शब्द और अर्थ के बीच में हमेशा दूरी बनी रहती है। कैसे? कि कवि के मन में, कवि ने कुछ महसूस किया या दूसरे की भावनाओं को अपनी संवेदन क्षमता के आधार पर ग्रहण किया, अब वो उसको कागज पे उतारना चाहता है, लेकिन वो ठीक ठीक वैसे नहीं उतार सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग हो जाती हैं, कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। वो ठीक हूबहू वैसे ही उतारने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से वह उतार नहीं पाता। फिर उस चीज को जो लिखी कवि ने, जो दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा तो जब ग्रहण करेगा तो वो भी ठीक वैसे ही ग्रहण नहीं करेगा जैसा कवि ने लिखा है, उसमें भी कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो इसलिए शब्द और अर्थ के बीच में दूरी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वास्तविक चीज कुछ और है और जो लिखी गई वो कुछ और है, कुछ ना कुछ उसमें फर्क आ जाता है, तो उसको बोला जाता है वस्तुनिष्ठ समीकरण। ये एक कविता है आगे की शब्द और अर्थ, तो उसमें आप देखेंगे। तो इलियट के इन तीनों दर्शनों का प्रभाव आप देखेंगे, 1, 2, तीसरा जो है वस्तुनिष्ठ समीकरण। इसके अलावा किसका प्रभाव मिलेगा प्रयोगवाद में? अस्तित्ववाद का प्रभाव मिलेगा। अस्तित्ववाद का हल्का समझ लेते हैं। अस्तित्ववाद का दर्शन क्या कहता है? अस्तित्ववाद का दर्शन क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व कैसा है? मूल व्यक्तित्व अलग है, इसलिए दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण भिन्न है किसी भी चीज के प्रति, और उसके दृष्टिकोण का, उसके व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए। तो ये चीज आप देखेंगे। जॉर्ज लुकास का रूप को महत्व सिद्धांत। जॉर्ज लुकास ने कहा कि काव्य में या साहित्य में, यह सब में जो प्रगतिवाद है उसके विरोध में है। जॉर्ज लुकास का कहना है कि साहित्य में सिर्फ संवेदना का महत्व नहीं है, सिर्फ संवेदना का महत्व नहीं है, बल्कि शिल्प का भी उतना महत्व है, बल्कि
शिल्प का महत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कवि और गैर कवि में शिल्प ही है जो भेद पैदा करता है। भाई अनुभव तो सबके पास है, लेकिन उसको अनुभव को किताबों में लाना या जनता के सामने लाना, वो एक कवि का कार्य है, एक साहित्यकार का कार्य है, और शिल्प के जरिए ही वो करता है। इसलिए शिल्प का महत्व साहित्य में ज्यादा है। ये जॉर्ज लुकास ने कहा। इसका प्रभाव भी आप देखेंगे कि प्रयोगवाद में शिल्प को अत्यधिक महत्व दिया गया है, नए नए प्रयोग किए गए हैं और शिल्प के प्रयोग ज्यादा मिलते हैं आपको। आगे देखेंगे आप मार्क्सवाद। ऐसा नहीं है कि प्रगतिवाद के बाद मार्क्सवाद खत्म हो गया हो या मार्क्सवाद का प्रभाव खत्म हो गया हो, इसमें भी प्रयोगवाद में भी आपको मार्क्सवाद का प्रभाव दिखेगा। और कभी भी मैंने दिखाए थे कि मुक्तबोध इसमें शामिल है। इसी तरह प्रतीकवाद। प्रतीकवाद ये कहता है कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करना जरूरी है। ये फ्रांस का दर्शन है। प्रतीकवाद फ्रांस से आया था। और विशेषकर यौन चेतना से संबंधित चीजें व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना ही पड़ता है और जरूरी भी है। आप प्रयोगवाद में भी देखेंगे कि यौन चेतना से संबंधित जो भी प्रसंग हैं उसमें प्रतीकों का प्रयोग खूब किया गया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से वो खुल्लम खुल्ला नहीं लिखे जा सकते, नहीं बोले जा सकते। अब देखिए जैनवाद। ये क्या? बुद्धिज्म का दर्शन है। बुद्धिज्म का दर्शन जो चीन और जापान में, ये वैसे तो भारतीय दर्शन है, लेकिन चीन और जापान में आपको ज्यादा मिलेगा। वहां पर आप देखेंगे चीन और जापान में ये जैनवाद, ये किस पर आधारित है? ध्यान साधना पर आधारित है और हृदय से हृदय तक। असाध्य वीणा में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, इस पर यह आधारित है। आप देखेंगे, आप पाएंगे। अब देख लेते हैं भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में किसका प्रभाव मिलेगा? खूब क्षणवाद। ये भी बौद्ध दर्शन का ही एक हिस्सा है। ये बोलता है कि जगत में प्रतिक्षण परिवर्तन उपस्थित है, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन ही इस जगत का सत्य है, इस जगत का सार है। दूसरा गांधीवाद का प्रभाव आपको खूब मिलेगा। गांधीवाद के बारे में आप जानते हैं, सत्य अहिंसा। और गांधीवाद किसके समर्थक है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत समर्थक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत समर्थक है। और इसका देखें कहीं ना कहीं ये चीज कहाँ से जुड़ जाती है? अस्तित्ववाद से भी जुड़ जाती है। गांधीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक हैं और छायावाद में गांधीवाद का प्रभाव है। इसी वजह से छायावाद में स्वतंत्रता की बात, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा जगह जगह की गई है। जगह जगह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रभाव आपको मिलेगा। ये गांधीवाद का ही असर है। तो इन सब दर्शनों का प्रभाव आपको प्रयोगवाद में मिलेगा। इसलिए मैंने हल्की हल्की सी चर्चा की है, हल्की हल्का सा बता दिया। और इन सब जो पश्चिमी दर्शन है, ये सब जो पश्चिमी दर्शन है, इनके प्रभाव के कारण ही समीक्षकों द्वारा ये बोला गया कि प्रयोगवाद कैसा आंदोलन है? प्रयोगवाद एक विदेशी आंदोलन है। ये कैसा आंदोलन है? ये एक विदेशी आंदोलन है। और क्या बोला गया? और ये बोला कि ये कैसा है? एक विदेशी पौधा है। ये बोला गया कि ये एक विदेशी पौधा है जो कि भारत की जमीन पर जबरदस्ती लगा दिया गया है, जबरदस्ती थोप दिया गया है। ऐसा इसके बारे में चर्चा की गई इसके चलते, क्योंकि इसमें पश्चिमी दर्शनों का काफी प्रभाव है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि विदेशी दर्शन या विदेशी चीजों को आंख मूंद कर स्वीकार किया गया हो, बल्कि उसको पूरी भारतीय ढांचे में, भारतीय सामाजिक ढांचे में पूरी तरह से चीजों को ढाला गया है। आप कविता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि विदेशी कविताएं नहीं है कहीं से, ये हमारे समाज की कविताएं हैं, अपनी कविताएं हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। क्योंकि इसमें जो समस्याएं उठाई गई हैं वो हमारे समाज की, हमारे देश की हैं, हमारी दुनिया की हैं। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि विदेशी है। हम अब क्या पढ़ते हैं? प्रयोगवाद की विशेषताएं। तो विशेषताएं पढ़ेंगे तो दो पक्ष हैं, संवेदनागत विशेषताएं और शिल्पगत विशेषताएं। अब हम संवेदनागत विशेषताएं देख लेते हैं। पहला बिंदु क्या है संवेदनागत विशेषताओं में? कि ये शहरी मध्यवर्गीय यथार्थवादी दृष्टिकोण है। इसका यथार्थवादी दृष्टिकोण है, और यथार्थवादी भी कहता है शहरी मध्यवर्गीय दृष्टिकोण है। क्योंकि उस समय देश आजादी होने वाला था, या आजाद हो गया था उस समय तक। तो उस समय देखेंगे आप कि क्या था? शहरीकरण भी बढ़ रहा था। गांव से लोग कहाँ बढ़ रहे थे? ग्राम से लोग शहर की ओर बढ़ रहे थे। और शहर में लोग जो है तो उनकी मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बड़े संपन्न नहीं थे वो लोग। तो उसमें देखेंगे आप, इसमें शहरी मध्यवर्गीय यथार्थवादी दृष्टिकोण आपको मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए कि चलो उठे, अब तक हम थे बंधु, शहर को आए और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं। ये सर्दी की सुबह है जब कोहरा पड़ता है, तो सर्दी की सुबह उसी सुबह की बात है जब
कवि क्या कह रहा है कि अभी तक हम भाई भाई थे, हम दोनों बैठे हुए थे, बंधु थे, लेकिन अगर बैठे रहेंगे तो हल्के में लोग यही समझेंगे कि लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है, लोग इस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि धुंधले में दो प्रेमी बैठे हैं, दो प्रेमी बैठे हैं, भाई भाई नहीं है बल्कि प्रेमी बैठे हैं, क्योंकि समाज की सोच ही ऐसी हो गई है। तो वही दृष्टिकोण दिखाया गया है, शहरी मध्यवर्गीय यथार्थवादी दृष्टिकोण। आर्थिक सामाजिक समस्याओं का चित्रण खूब मिलेगा आपको, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध हुआ ही था, तो विश्व युद्ध की वजह से भी समस्याएं बड़ी तेजी से उभर रही थी, देश भी आजाद हो रहा था, लोगों की इच्छाएं बढ़ी हुई थी, आकांक्षाएं बढ़ी थी, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो उसमें देखिएगा कवि के यहाँ ये सब चित्रण मिलता है। जैसे नून तेल लकड़ी की फिक्र में लगे घुन से, जैसे घुन नहीं लकड़ी खाती जाती है, उसी तरह नून तेल लकड़ी की फिक्र में लगे घुन से, मकड़ी के जाले से कोल्हू के बल से। किस तरह लोग उसी में घिसता हुआ रोज रोज पिसता जा रहा, रोज बर रोज उसी सब चिंताओं में, उसी सब कष्टों में किस तरह पिसता जा रहा, ये देखिए। और साथ साथ ये देखिए कैसे कि प्रतीक या वो कैसे इस्तेमाल, उपमान कैसे इस्तेमाल किए गए हैं। प्रयोगवाद में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, उसमें किस चीज से किया गया प्रयोग, उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया उपमान योजना का। उपमानों का प्रयोग बिल्कुल नया नया है, सबसे ज्यादा उपमान नए नए मिलेंगे, उपमान योजना अद्भुत मिलेगी प्रयोगवाद में। तो देखिए नून तेल लकड़ी की फिक्के में लगे कैसे घुन से, ये उपमान देखिए, लकड़ी के जाले से, मकड़ी के जाले से, जिस तरह से मकड़ी का जाला लगा रहता है और मकड़ी अपने ही जाले को बुनती है और किस तरह उसमें फंसी रहती है, इसी तरह हम भी अपनी समस्याओं को खुद ही बुन रहे हैं और खुद ही उसमें फंसे हुए हैं। तो लकड़ी के जाले से कोल्हू के बैल से, जैसे कोल्हू का बैल क्या होता है, उसी के घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है कोल्हू का बैल, बस यहाँ पर घानी लगी रहती है, जिससे तेल पेरा जाता है और उसके इर्द गिर्द बैल घूमता रहता है। तो हम भी रोजमर्रा की उन्हीं समस्याओं में रोज रोज घूम रहे हैं, साल दर साल घूमते चले जा रहे हैं। तो उसी का जिक्र यहाँ पर किया है। तो उपमान योजना देखिए अद्भुत है। मैंने पहले ही बोला था कि इसमें क्या हुआ था कि आपको वो नहीं मिलेगा, आस्था नहीं मिलेगी, परंपरागत जो रिवाज हैं, विश्वास है, उनके प्रति आस्था नहीं मिलेगी, उनको छोड़ दिया है लोगों ने, कवियों ने छोड़ दिया है। तो देखेंगे आप परंपरागत मान्यताओं और रूढ़ियों को खारिज करना, नए राहों की खोज कर रहे हैं, कभी नए रास्तों की खोज कर रहे हैं। कैसे देखिए, ये किसी निश्चित नियम क्रम की सरासर सीढ़ियां हैं, अथवा परंपरा या रूढ़ियां हैं, वो निश्चित क्रम में बनी हुई हैं, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करती चली जा रही है, अनुसरण करती चली जा रही है। ये किसी निश्चित नियम क्रम की सरासर सीढ़ियां हैं, पांव रखकर बढ़ रही जिस पर की अपनी पीढ़ियां हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन परंपराओं का, उन रूढ़ियों का, उन रीतियों का पालन करते चले जा रहे हैं, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे। कभी कह रहा है कि हम बिना सीढ़ी के चलेंगे, इन परंपराओं से हटकर वैसे ही चलेंगे, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे, तीर के जैसे बढ़ेंगे, तीर के समान चलेंगे हम, इन परंपराओं का, रूढ़ियों का आश्रय नहीं लेंगे हम। तो इनको खारिज किया कवि ने। अगला बिंदु क्या है, प्रेम में भावना का भाव। अब प्रेम कैसा हो गया, बौद्धिक किस्म का हो गया है। और जब प्रेम में बुद्धि आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, भावना खत्म हो जाएगी। भाई दो चीजें एक साथ नहीं आ सकती, ये तो बुद्धि आएगी, ये तो भावना आएगी। तो जब बुद्धि आ गई प्रेम में, बौद्धिकता आ गई, तो जब बौद्धिकता उपस्थित हो गई तो भावना क्या हो जाएगी, क्योंकि हर चीज में दिमाग लगने लगा। अब भावना से कार्य नहीं होगा प्रेम में, बल्कि कैलकुलेशन बैठने लगा कि मैं कब प्रेम करूंगा, किससे करूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा या किससे नुकसान होगा, तो सिर्फ अपने फायदे की बात होगी उस समय। जब प्रेम में बौद्धिकता आ जाएगी तो भावना का अभाव हो जाएगा। देखिए शहरी बुद्धिजीवी का प्रेम, ये देखिए कि प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। उपमान देखिए यहाँ के कि बिजली के स्टोव सी, कि बिजली का स्टोव कैसे जलता है जब लाल हो जाता है, बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है, जो हीटर है बिजली का कैसे लाल हो जाता है। तो उसका जिक्र कर रहे हैं कि प्यार का नाम लेते ही कैसे सुर्ख हो जाती है। या ये देखिए, फूल झर गए, क्षण भर की तो देरी थी, अभी अभी तो दृष्टि फेरी थी। तो वही दिखा रहा है कि प्रेम कैसा है, क्षणिक हो गया है। जो शहरी प्रेम है, बौद्धिक प्रेम है, वो स्थायी नहीं है, वो कैसा हो गया, क्षणिक हो गया है, उसमें स्थायित्व तो नहीं, सस्टेनेबल नहीं रहा, वो क्षणिक हो गया है। तो उसी का वर्णन है कि फूल झर गए, क्षण भर की तो देरी थी, अभी अभी तो दृष्टि फेरी थी। विडंबनाओं पर खूब व्यंग किया गया है, समय देखेंगे आप। जैसे हालांकि जो आप देखेंगे
प्रगतिवाद में राजनीतिक व्यंग्य बड़ी संख्या में मिलते हैं, लेकिन प्रयोगवाद में आप आएंगे तो प्रयोगवाद में राजनीतिक व्यंग्य नहीं मिलेंगे, उसके बजाय सामाजिक विडंबनाओं पर व्यंग्य ज़्यादा मिलेंगे। जो सामाजिक विद्रूपताएँ हैं, सामाजिक विडंबनाएँ हैं, हमारे समाज में जो उपस्थित हैं, उस पर व्यंग्य ज़्यादा मिलेंगे। जैसे देखिए, सांप के आधार पर कैसे व्यंग्य किया गया है ऐसे लोगों पर जो डस लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, आस्तीन के सांप की तरह काम करते हैं, उन पर व्यंग्य किया है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना विष कहा खाया। यह जो शहरी लोगों के लिए है कि शहरी लोग हैं, जो चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं, कैसे शरीफ लोगों को, कैसे आम आदमी को किस तरह से डस लेते हैं, किस तरह से उसका शोषण करते हैं, किस तरह से आघात पहुंचाते हैं, उसी का जिक्र किया गया है। तो ये शहर के लोगों के ऊपर है। इस सांप जो बोला गया किसको है, शहर के लोग हैं उन्हीं पर है, ये उसी पर है। देखिए, या एक पूंजीवाद के खिलाफ ये लिखा हुआ है, बोला गया है पूंजीपति के लिए कि डरो मत शोषक भैया, पी लो मेरा रक्त ताजा है मीठा है। तो कमेंट है, व्यंग्य है विडंबना पर। अनास्था का भाव, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हो गई युद्ध के बाद, उस समय जिस तरह से भौतिकतावाद बढ़ गया, या जिस तरह से युद्ध में जो स्थितियां आई, जिस तरह से विज्ञान और तकनीक के आगे मनुष्य एकदम बौना हो गया, जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी पर जो घात हुआ, जिस तरह से परमाणु बम गिरा, और युद्ध के दौरान जो घटनाएं घटी, जिस तरह से मानव के द्वारा शोषण किया गया, उस सबसे क्या जगह, एक अनास्था का भाव जगह। लगा कि ईश्वर है ही नहीं इस दुनिया में, लोग को लगा कि ईश्वर है तो कहाँ है, क्यों मदद नहीं कर रहा है। तो इसके चलते क्या हुआ, अनास्था का भाव ज्यादा जगह। ये देखिए किस तरह से जो पुराने मिथक हैं, जिनके प्रति आस्था थी पहले लोगों को, अब वो मिथक टूटते जा रहे हैं, उन मिथक के प्रति आस्था नहीं रह गई है। जैसे ये देखिए, पुराने मिथक में मेनका, विश्वामित्र और उर्वशी, गणेश। ये देखिए, मेनका अस्पताल में नर्स हो गई और विश्वामित्र ट्यूशन कर रहे हैं, उर्वशी ने डांस स्कूल खोल लिया है, और गणेश क्या कर रहे हैं, टाफी खा रहे हैं। देखिए, इस तरह की रचनाएं मिलेंगी आपको। आगे देखते हैं, अनुभूति तथा भोगे हुए यथार्थ को महत्व बल ज्यादा मिलेगा। क्यों? जब तक प्रगतिवाद था तो प्रगतिवाद या मार्क्सवाद में किसको महत्व है, युग चेतना का ज्यादा महत्व है। उसमें युग चेतना की बात होती है कि हम पूरा क्या करेंगे, युग परिवर्तित करेंगे, सामाजिक क्रांति कराएंगे, आर्थिक क्रांति करेंगे, राजनीतिक क्रांति करेंगे, हम हिंसक क्रांति करेंगे, और क्या करेंगे, युग बदल देंगे। तो युग की बात होती है उसमें। प्रगतिवाद में क्या हो रहा था, युग की बात हो रही थी। प्रयोगवाद में क्या है, प्रयोगवाद में युग का महत्व नहीं है, क्रांति का महत्व नहीं है, यहाँ क्रांति नहीं करनी है, यहाँ क्या है, यहाँ पर अनुभूति का महत्व है। यहाँ पर क्या है, अनुभूति का महत्व है। और अनुभूति कैसी होती है, अनुभूति हमेशा क्षणिक होती है, वो युग में नहीं होती। अनुभूति तो क्षणिक होती है, एक क्षण में ही कुछ घटित हो जाता है और सारी चीजें बदल जाती हैं अंदर की। तो अनुभूति कैसी होती है, क्षणिक होती है। आप हमेशा देखेंगे, यहाँ तक कि संबोधि के बारे में बोला जाता है कि वो एक आती है, क्षण में आती है, क्षणिक होती है वो। वही आप देखेंगे कि यहाँ अनुभूति पर बल है, भोगे हुए यथार्थ पर बल है, इसीलिए क्षण का महत्व ज्यादा है, यहाँ युग का महत्व नहीं है। क्योंकि अनुभूति कैसी होती है, क्षणिक होती है। ये देखिए एग्जाम्पल, कौन कहता है कि ऐन्द्रिक सुख सीमित है भंगुर है, तुम्हें पाकर हर रूप रस गंध गान में जाने कैसी है अनंता अगाधता आ गई है। तो यहाँ पर किसका वर्णन है, भोगे हुए यथार्थ का वर्णन है। अनुभूति के वर्णन के आगे भी कोटेशन आएगा, बताऊंगा कैसे कैसे है, क्षणवाद में आएंगे, आपको क्षणवाद में देखेंगे, क्योंकि अनुभूति का संबंध किससे, क्षण से है, तो क्षणवाद में देखेंगे आप। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर किसका कोटेशन है, ये कोटेशन है आपका भोगे हुए यथार्थ का, कि कौन कहता है कि ऐन्द्रिक सुख सीमित है भंगुर है, तुम्हें पाकर हर रूप रस गंध गान में जाने कैसी है अनंतता अगाधता आ गई है। देखिए निराशावाद की भी उपस्थिति है। निराशावाद क्यों, जिस तरह से भौतिकता बढ़ी है, अति भौतिकता हो गई है, अति वैज्ञानिकता हो गई है, तो लोगों को क्या होने लगा, धीरे धीरे निराशा होने लगी है। उन्हें उपाय नहीं दिख रहा कि इस सबसे कैसे निपटा जाए, कैसे इन सबसे ऊपर निकला जाए, कैसे बाहर निकला जाए। तो धीरे धीरे क्या हो गई है, निराशा होने लगी है। साथ ही निराशा क्यों है कि देश अब क्या हुआ, आजाद हो गया है। देश तो आजाद हो गया है, लेकिन जो जो आकांक्षाएं थी लोगों की, कवियों की, कि देश आजाद होगा तो क्या क्या होगा, वो जैसा सोचा था वैसा पूरा नहीं हुआ। इस वजह से क्या है, निराशावाद आ गया है।
ये देखिए, दिन मर गया है, मैं भी मर गया हूँ, हील और हल्दी से वासिफ मेरी बीवी मगर अभी जिंदा है। या मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षा, इस अतृप्त की वजह से ही निराशा आ गई है। अतृप्त आकांक्षा, जो आकांक्षा थी, जो इच्छा थी, वो तृप्त नहीं हुई, उस वजह से निराशा है। अतृप्त आकांक्षा की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। उपमान तो आप देखेंगे, मेरे मन की अंधियारी कोठरी में, ये सब उपमान योजना है। लघुता के प्रति स्वीकार भाव, मैंने बताया कि इस तरह की युद्ध की विवेचना थी, जिस तरह तकनीक का प्रयोग था, जिस तरह से भौतिकी का प्रयोग हुआ, तो लोगों को लगने लगा कि हम लोगों का अस्तित्व कितना बौना है। मनुष्य खुद को बहुत बौना समझने लगा विज्ञान के सामने, तकनीक के सामने। तो लघु मानववाद की धारणा आई, और इस लघुता के प्रति देखिएगा स्वीकार भाव दिखेगा। तो शुरुआत में क्या हुआ, लघुता के कारण कुंठा की भावना आई, लेकिन बाद में क्या हुआ, पहले तो कुंठा की भावना आई कि हम कितने छोटे हैं, कुछ वही निराशा की भावना आई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कवि के मन में, लोगों के मन में क्या हुआ, उस लघुता के प्रति स्वीकार भाव आ गया। कैसे स्वीकार भाव आ गया, देखिए एक्सेप्टेंस से कैसे आया। ये देखिए पहला छंद कि हर मनुष्य बौना है, लेकिन हर मनुष्य बौना है, किसके सामने, विज्ञान के सामने बौना है, लेकिन बौनों ने ही 3 पगों में धरती नापी है। जो आप देखेंगे वराह अवतार का किस्सा सुना होगा आप, वराह नहीं, ये है राजा बलि का जो किस्सा है। राजा बलि से विष्णु ने, क्या हुआ था, विष्णु किसका, वामन का अवतार का किस्सा है। ये बौने बन के गए थे, वामन अवतार का किस्सा है कि बौने बन के गए थे और 3 डगों में पूरी धरती नाप ली थी। तो उसी का जिक्र है कि हर मनुष्य बौना है, लेकिन बौनों ने ही 3 पगों में धरती नापी है, धरती लाना है। या इसका मतलब क्या है कि ठीक है मनुष्य बौना है, ये बात सत्य है कि विज्ञान और तकनीक के सामने मनुष्य बौना है, लेकिन विज्ञान और तकनीक को तो भी मनुष्य संचालित कर रहा है ना, संचालन तो आखिर मनुष्य के हाथ में है। अब मनुष्य विज्ञान और तकनीक का दुरुपयोग कर रहा है, ये अलग बात है, लेकिन संचालन तो मनुष्य के हाथ में ही है। तो ये देखिए, द्वीप है हम, ये नहीं है शाप। हम द्वीप है, नदी के बीच में स्थित द्वीप है, ये शाप की बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, इसमें कोई अपराध वाली भावना नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ हीन भावना या कुंठा वाली भावना नहीं होनी चाहिए। द्वीप है हम नहीं है शाप, ये अपनी नियति है, ये तो अपनी नियति है कि हम भाई उस जगह पर हुए या हम पर्टिकुलर जगह पे पैदा हुए या ऐसा हुआ, इसमें कोई कुंठा वाली भावना नहीं है कि यहाँ पर इस जगह या इस परिस्थिति में पैदा हुए, वो तो हमारी नियति है, इसमें क्या किया जा सकता है। हम जैसा उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, उसी से हिसाब से हम विकास करेंगे आगे, अपनी जिज्ञासा नहीं भूलेंगे। ये देखिए क्षण का महत्व, मैंने बताया कि प्रयोगवाद में अनुभूति का महत्व देखा है, योग चेतना का महत्व नहीं है। तो प्रयोगवाद में जब अनुभूति का महत्व होगा तो अनुभूति कैसी होती है, क्षणिक होती है, इसीलिए प्रयोगवाद में क्षण का महत्व देखा है। ये देखिए, एक क्षण भर और लंबे सर्जना के क्षण कभी हो नहीं सकते। सर्जना के क्षण क्या है, छोटे होते हैं, लंबे नहीं होते, बहुत लंबे समय नहीं होता। असाध वीणा में भी आप देखेंगे जब किस तरह से जब वीणा बजनी आरंभ होती है, कैसे एकाएक वीणा बजती है। तो एक क्षण भर और लंबे सर्जना के क्षण कभी भी हो नहीं सकते। ये देखिए, मैंने देखा, क्या देखा, एक बूंद सहसा उछली, सहसा एकाएक उछली सागर के भाग से रंगी गई क्षण भर। भाई एक बूंद है, यहाँ से समुद्र है, लहर मार रहा है, एक बूंद ऐसे उछली और फिर चल के यहाँ चली गई। यहाँ से जब बूंद उछली पहुंची यहाँ, तो उसने मुझे सूरज की रोशनी पड़ी, तो उससे उसका रंग बदल गया, रंगी गई क्षण भर, उसका रंग बदल गया बूंद का। अब क्षण भर के लिए उछली और वापस समुद्र में विलीन हो गई। तो क्षण का महत्व, क्षण भर में जिसी तरह माना जाता है व्यक्ति का जीवन भी कैसा बुलबुला की तरह है, क्षण भर के लिए आता है। अगर काल के पैमाने पर देखें, काल के पैमाने में देखें तो मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, क्षणिक है, क्योंकि उसी में वो अपना जीवन जो व्यक्ति पर निर्भर करता है, वो कैसा निराश होकर ही चला जाए या अपना जीवन जी ले अपने ढंग से, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कभी वही कह रहा है कि मैंने देखा, क्या देखा, एक बूंद सहसा उछली सागर के भाग से, सागर के भाग से एक बूंद, भाग बने हिस्से, सागर से एक बूंद सहसा उछली, रंगी गई क्षण भर के लिए वो सूरज की जो सतरंगी रोशनी है उसमें रंगी गई, उसमें पूरी सातों रंग दिखाई पड़ने लगे। तो यहाँ पर भी क्या, क्षण का महत्व है, क्योंकि यहाँ अनुभूतियों का महत्व है। आगे देखिए, फूल झड़ गए, क्षण भर की ही तो देरी थी, अभी अभी तो दृष्टि फेरी थी। तो यहाँ देखिए, एक ही क्षण में सारी चीजें हो जाती है। जीवन क्या है, जीवन भी काल के प्रवाह में क्षणिक है।
तो वही देखिए, क्षण भर की ही तो देरी थी, अभी अभी तो दृष्टि फेरी थी। और देखिए प्रयोगवाद में क्या मिलेगा, प्रयोगवाद में व्यक्ति का महत्व ज्यादा मिलेगा। प्रयोगवाद में विचारधारा का महत्व नहीं है। प्रगतिवाद में क्या था, विचारधारा का महत्व ज्यादा था, और विचारधारा का समाज का महत्व ज्यादा था, व्यक्ति का महत्व वहां पर नहीं था। लेकिन यहाँ देखेंगे समाज के बजाय व्यक्ति का महत्व आपको ज्यादा दिखेगा। और यहाँ पर स्वीकार क्या किया गया कि मनुष्य या व्यक्ति समाज से तो स्वतंत्र नहीं है कि समाज से बाहर चला जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन समाज के अंदर व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। समाज के अंदर रहकर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो समाज से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन समाज के अंदर व्यक्ति स्वतंत्र है पूरी तरह से। तो वही यहाँ पर प्रयुक्त होगा, जगह जगह देखेंगे व्यक्ति के महत्व की बड़ी कदर मिलेगी। और इस पर किसका प्रभाव देखा था हमने, अस्तित्ववाद यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व अलग अलग है और उसको अस्तित्व के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल व्यक्तित्व के अनुसार ही निर्णय लेने चाहिए और अपने मूल व्यक्तित्व के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए, ये अस्तित्ववाद कहता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप व्यक्ति का महत्व बहुत है। अस्तित्ववाद का प्रभाव देखेंगे आप, ये क्या है, ये क्षणवाद का प्रभाव है, ये क्षणवाद का प्रभाव है, ये क्षणवाद का प्रभाव है। आप देखेंगे ये सब क्या है, क्षणवाद का प्रभाव है, ये क्षणवाद का प्रभाव है। अब ये क्या है, अस्तित्ववादी प्रभाव देखेंगे। जैसे यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसके अंदर क्या है, स्वाभिमान है, गर्व है, स्वाभिमान है, इसके अंदर आकांक्षाएं हैं, जिजीविका है, इसको भी क्या है, जो समाज है। यहाँ पंक्ति क्या है, पंक्ति किसकी प्रतीक है, पंक्ति समाज के प्रतीक है, और द्वीप किसका प्रतीक है, द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। इसी तरह के प्रतीक आपको खूब इस्तेमाल होंगे। तो ये कोटेशन आप अस्तित्ववाद के दर्शन के प्रभाव के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यक्ति और समाज के संबंध के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यक्ति के महत्व के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रतीक के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रतीक पे पढ़ना है तो आप यहाँ पर इस कोटेशन को लिख सकते हैं। तो एक एक कोटेशन का प्रयोग आप कई तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर दीप किसका प्रतीक है, दीप प्रतीक है व्यक्ति का, और पंक्ति प्रतीक है समाज का। पंक्ति यहाँ पर समाज का ही प्रतीक है। ये देखिए इसमें क्या है, द्वीप किसका प्रतीक है, द्वीप प्रतीक है व्यक्ति का, नीचे वाली लाइन पे। और नदी किसका प्रतीक है, नदी प्रतीक है समाज का। तो इस तरह के प्रतीक आपको प्रयोगवाद में खूब मिलेंगे। जैसे ये देखिए, हम नदी के द्वीप हैं, वह हमें आकार देती है किंतु हम बहते नहीं हैं। बहने का मतलब क्या हुआ कि अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर देना, गायब कर देना, अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर देना, बहने का ही मतलब हुआ। तो यहाँ पर कवि क्या लिखता है, किंतु हम बहते नहीं हैं, अर्थात हम अपना अस्तित्व खत्म नहीं करते, क्योंकि बहना रेत हो जाना है, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाएगा उससे। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। अगर हम बह गए, अपना व्यक्तित्व हमने खत्म कर दिया, विलोपित कर दिया, तो हम फिर बचे ही कहाँ, हम रहेंगे ही नहीं। अगला बिंदु है सौंदर्य और प्रेम तथा नारी के प्रति कैसा इंद्रिक स्थूल भोगवादी दृष्टि है। इसमें दृष्टि भावुक नहीं है, भावुकतापूर्ण नहीं है, बल्कि नारी के प्रति कैसी हो गई है, दृष्टि स्थूल हो गई है, भोगवादी हो गई है, ऐन्द्रिक हो गई है, शारीरिक हो गई है। आप कहिए मोटे अक्षरों में तो शारीरिक हो गई है, दैहिक हो गई है, इस तरह हो गई है। अब यहाँ पर सौंदर्य दृष्टि वैसी नहीं है, भाव की किस्म की नहीं है जैसी छायावाद में थी, वैसी नहीं है। ऐसे देखिए, घिर गया नभ उमड़ आए में ये काले, भूमि के कंपित उरोजों पर झुका सा, विशद स्वास्थ्य चिता तू प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। तो ये सब देखिए, ये सब शब्द जो है ऐसे ही है। और ये जो उपमान योजना है इसकी, वो भी वही दिखाती है, जौन चेतना को ही दिखा रही है, उसी का प्रतीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसी हो गई दृष्टि, स्थूल हो गई है। अब ऐसी छायावाद की तरह भावुक नहीं बची। ये देखिए, अगर मैंने किसी के होंठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर साप कैसे हो। ये भी यौन चेतना की बात हो रही है, प्रतीकों के रूप में
इसकी चर्चा की जा रही है, प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसी की, तो यहाँ पर प्रेम देखेंगे आप कैसी वो शारीरिक हो गई है, दैहिक हो गई है, भाव किस्म की नहीं है, ये आप देखेंगे। विद्रोह की भावना, इस समय के कवियों में आपको जो सामाजिक अत्याचार है, शोषण है, विडंबना है, विसंगतियां हैं, विडंबना है और विसंगतियां हैं, इन सब के प्रति, इन विसंगतियों के प्रति कैसी भावना मिलेगी? विद्रोह की भावना मिलेगी। जैसे देखिए, ठहर ठहर आतताई जरा सुन ले, मेरे कुद्र वीर की पुकार आज सुन जा। यही देखिए, नूतन प्रचंड स्वर से आतताई आज तुझको पुकार रहा मैं, रण में उद्यत दुर्निवार ललकार रहा मैं। या ये देखिए विद्रोह की भावना, ये देखिए इस परंपरा से जो चला आ रहा है कि साहित्यकार फला चीज को फला ही लिखेगा, वैसा हम क्यों लिखें, आखिर वो क्यों माने हम? यहाँ पर उसी का जिक्र है कि चांदनी चंदन सदस्य हम क्यों लिखें, मुख हमें कमल सरीखे क्यों लिखें, क्यों हम लिखें कि कंजमुख, हम क्यों कंजमुख लिखें? भाई ये पुरानी परंपरा, पुराने लोग वो ढंग के लिख गए हैं। अब जब वैसा बचे नहीं, व्यवस्था नहीं बची वैसी, समाज में वैसा नहीं बचा, तब क्यों हम वैसा लिखें? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने प्रयोगवाद का संवेदना पक्ष पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा कि प्रयोगवाद को क्यों कहा गया विदेशी आंदोलन है, या विदेशी पौधा है जो भारत की जमीन पर रोक दिया गया, ऐसा क्यों कहा गया, किन किन दर्शनों का प्रभाव है प्रयोगवाद पर, क्या क्या चीजें उसमें हैं, क्या क्या बिंदु हैं संवेदना के, नारी के प्रति क्या दृष्टि है, प्रेम कैसा है, ये सब हम लोगों ने देखा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम शिल्पगत विशेषता पढ़ेंगे। और प्रयोगवाद का शिल्प इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रयोगवादी आंदोलन शिल्प पर बड़ा जोर देता है। उसमें जो प्रयोग हुए हैं संवेदना के साथ साथ शिल्प पर बड़े प्रयोग हुए हैं, ये आप देखेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रयोग किस पर हुए हैं आप देखेंगे? शिल्प में भी उपमान योजना पर। आपको नए नए उपमान खूब मिलेंगे, उपमान बिल्कुल नए 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 ढंग की आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। देखिए कैसे कैसे नई अनुभूति और यथार्थ को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि अब अनुभूतियां भी बदल गई और यथार्थ भी बदल गया, करने की नई भाषा आपको दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले भाषा शैली देखेंगे तो नई भाषा शैली दिखाई पड़ेगी। प्रारंभ में क्या था? आरंभ में प्रयोगवाद के कवियों की भाषा अत्यंत क्लिष्ट थी, कठिन थी और तत्सम थी। आप देखेंगे तत्सम होने का और भी ज्यादा क्लिष्ट थी, ये भाषा कठिन थी। जैसे निविड़ अंधकार, एक अकिंचन निष्प्रभ अनाभूत द्युतिकरण, इस तरह के शब्द आप देखेंगे। आसन्न पतन, ईसत करुण, स्निग्ध कातर शीतलता, ये सदफण बुच्चा, इस तरह के शब्द, आस्फालन, ये शब्द आप देखेंगे। अज्ञेय की ही रचनाएं पढ़ेंगे आप तो शुरुआत में देखेंगे इस तरह के शब्द बहुत मिलते हैं अज्ञेय की रचनाओं में। इस तत्सम है और कैसे क्लिष्ट शब्द है, मुश्किल शब्द है। आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में आम जनता इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करती है। तो इसी तरह के प्रयोगवाद के कवियों के आरंभ में इस तरह की भाषा थी। बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे करके ये कैसी हो गई? सरल होकर आम जनता के करीब आती गई। तो अब कैसे उपमान मिलते हैं, अब कैसे शब्द मिलते हैं? देखिए आप शब्द बावरा, अहेरी। अहेरी का मतलब होता है आंखें टक, यानी शिकारी। बावरा मतलब पागल। बावरा, अहेरी, लाल कन्हैया, भुंजा हुआ पाकर, ये आम जनता की भाषा आ गई। लालटेन नयन, बावरा, धैर्य धन गधा, ये सब आम जनता की भाषा है। लालटेन नयन, भुंजा हुआ पापड़, तो ऐसी भाषा धीरे धीरे बदल के यहाँ पर जाकर ठहर गई भाषा। प्रयोगवाद में आके जो प्रयोग किए गए तो कैसे किए? पहले कविता क्या थी? गेय थी या श्रव्य थी। अब प्रयोगवाद में क्या हुआ कि जिस तरह से प्रयोग किए गए हैं कि कविता कैसी हो गई? पाठ हो गई है, पढ़ने की वस्तु हो गई, पहले सुनने की वस्तु थी कविता। अब प्रयोगवाद में आके जिस तरह से प्रयोग किए गए हैं कि कविता कैसी हो गई? पाठ्य वस्तु हो गई है। देखिए कैसे विराम संकेतों का प्रयोग, आड़ी तिरछी रेखाओं का, छोटे बड़े टाइप का प्रयोग, सीधे उल्टे अक्षरों का प्रयोग, अधूरे वाक्यों का प्रयोग, हैश तथा डैश, डैश कोष्टक में बात करना, ये जैसे डैश 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 ये है, इस तरह के प्रयोग, ये इस तरह से ये जो कामा और सबका प्रयोग, तो ये देखेंगे आप इस तरह से उदाहरण के रूप में देखिए इस तरह के प्रयोग खूब किए गए। विराम चिन्हों का प्रयोग, जैसे ये देखिए विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सब का प्रयोग आप देखेंगे। तो इस तरह के प्रयोग खूब मिलेंगे आपको। आगे देखते हैं बिंब में नवीनता। भाई जो शिल्पगत प्रयोग नए नए हुए हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषा में प्रयोग हुए हैं या उपमान योजना में प्रयोग हुए, बिंबों में भी नवीनता देखेगी आपको, खूब नए नए ढंग के बिंब मिलेंगे।
और सबसे ज्यादा जो नवीनता आपको दिखेगी, चाहे प्रतीक देखिए या बिंब देखिए, तो उन सब में जो नवीनता आपको दिखेगी, यौन चेतना वाले जो प्रसंग है उसमें चूंकि कभी खुल्लम खुल्ला अपनी बात नहीं कह सकता, सीधे सीधे अपनी बात नहीं कह सकता, तो चाहे वो वाले बिंब हो या उसका वर्णन हो, उस सब में आप प्रतीकों का प्रयोग ज़्यादा देखेंगे, नवीनता ज़्यादा दिखेगी आपको, उपमान भी नए ज़्यादा मिलेंगे और प्रतीक भी ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर। ये देखिए इसे थका हुआ बादल, पश्चिम के श्याम निरावत, निरावत मतलब बिना ढके हुए, पश्चिम के श्याम निरावृत, निरावृत शिखरों पर शीतल कपोल पर क्षण गहरी नींद में सो गया। तो उसी का जिक्र आप देखेंगे, यौन चेतना के जो प्रसंग हो उनमें से ये ज्यादा देखेगा। ये देखिए बिंब, नए नए बिंब देखिए, कितना सुंदर बिंब है ये, कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली, सागर के भाग से रंग गई क्षण भर। तो ये क्षण की बिंब है जो कितना सुंदर बिंब है। या ये भदेश बिंब देखिए, ये सब कैसे है मधुर बिंब है, आप देखिए ये कैसा भदेश बिंब है। ये देखिए मूत्र संचित मृत्तिका के वृत्त में, मूत्र संचित पेशाब कर रहा गधा, मृत्तिका के वृत्त में, जब पेशाब करता है घेरा बन जाता है, तो मूत्र संचित मृत्तिका के वृत्त में तीन टांगों पर खड़ा नतग्रीव, नत मतलब झुकाए हुए गर्दन, नतग्रीव धर्म धन गधा। आपको इस तरह के बिंब भी, भदेश बिंब भी दिखाई पड़ेंगे प्रयोगवाद में, क्योंकि ये प्रयोगों का युग ही है, तो नए नए प्रयोग आपको खूब दिखाई पड़ेंगे। अब प्रस्तुत विधान क्या होता है कि जब हम कविता कोई पढ़ रहे हैं तो जिसके बारे में चल रही सीधे सीधे कविता वो कहलाता है प्रस्तुत, इसके बारे में बात कही जा रही है, लेकिन उसी के साम्यता, गुणों की साम्यता या अन्य साम्यता के आधार पर जिससे तुलना की जा रही हो, अगर उसकी बात आने लगी तो कहलाता है प्रस्तुत। उपमान योजना या अलंकार योजना में कुप्रयोग होता है इसका, तो अप्रस्तुत होता है। लेकिन कई जगह आप देखेंगे प्रयोगवाद में ये अप्रस्तुत आपको मिलेगा ही नहीं, प्रस्तुत आपको मिलेगा ही नहीं, प्रस्तुत उपस्थित ही नहीं होगा, उपस्थित ही नहीं होगा, बल्कि अप्रस्तुत से ही पूरी बात कह दी जाएगी। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर अप्रस्तुत से ही पूरी बात कही जा रही है, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ पर जो दीप और पंक्ति की बात हो रही, वास्तव में क्या है, ये दीप किसका प्रतीक है, दीप प्रतीक है व्यक्ति का। ये बात हो रही है व्यक्ति और समाज के लिए, और पंक्ति किसका प्रतीक है, समाज की। तो ये इशारा उसी हो रहा है, उस व्यक्ति और समाज की बात हो रही है, यहाँ दीप की बात ही नहीं हो रही। ये दीप क्या प्रतीक है, तो अप्रस्तुत चीज है जो दीप और ये पंक्ति, उसकी जरिए ही बात कह दी जा रही है। तो इस तरह का प्रस्तुत विधान भी खूब मिलेगा, यहाँ प्रस्तुत ही नहीं है, वैसा भी अप्रस्तुत विधान आपको प्रयोगवाद में दिखाई पड़ेगा खूब। प्रतीकों का प्रयोग खूब मिलेगा इसमें, क्यों, एक तो यौन चेतना के जहाँ जहाँ प्रसंग है वहां पर प्रतीकों का प्रयोग खूब मिलेगा, या अन्य जगह आप देखेंगे प्रतीकों के माध्यम से कवि ने बात कही है, ज्यादा प्रभावशाली ढंग से बात कही है। और प्रतीकों का प्रभाव ये होता है कि जो आपकी रचना है, जो यह बात कह रहे हैं, वो काल के प्रभाव को पार कर जाती है, हर काल में प्रासंगिक बनी रहती है आपकी रचना, या आपकी जो आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं बात आपकी है। तो अंधा युग और कनुप्रिया में खूब प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। अंधा युग क्या है, असल में ये युद्ध पर रचना की गई है, और इसमें प्रसंग लिया गया है महाभारत युद्ध का। लेकिन महाभारत युद्ध तो देखेंगे प्रतीक है, एक तरह से वह कौन सा प्रसंग है, द्वितीय विश्व युद्ध जो उस समय गुजरा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध का ही प्रसंग है, उसी का जिक्र है। आप देखेंगे, ये आप देखेंगे जैसे प्रतीक का प्रयोग ये देखिए, हम नदी के द्वीप हैं, तो द्वीप किसका प्रतीक है, द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है, और नदी किसका प्रतीक है, नदी है समाज का प्रतीक है। जैसे यहाँ भी हमने देखा था, द्वीप किसका प्रतीक है, व्यक्ति का, और पंक्ति किसका, समाज का। इसी तरह यहाँ नदी किसका प्रतीक है, नदी प्रतीक है समाज का। तो ये चीज आप देखेंगे, ऐसा देखेंगे। ये अंधा युग है, अंधा युद्ध नहीं है, अंधा युग, ये अंधा युग है, ये चीज जो लिखा हुआ है ये है। नवीन उपमान, सबसे ज्यादा नवीनता किसमें आई है प्रयोगवाद में, सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें किए गए हैं, उपमान में किए गए हैं। उपमान योजना में
सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं। आप देखेंगे आगे ने लिखा भी है कि अगर मैं तुझको ललाटे सांझ की नब की अकेली तारिका अब नहीं कहता, तो पूरी कविता है। और लास्ट में क्या है कि उपमान मैले हो गए हैं, अर्थात पुराने उपमान थे वो झूठे हो चुके हैं। इतने बार कवियों ने इस्तेमाल कर दिया है कि नायिका की तुलना चांद से कर करके लोगों ने परेशान कर दिया है। तो अब इसलिए क्या चाहिए, अब उपमान नए होने चाहिए। कविता में नवीनता के लिए जरूरी है कि उपमान नए हों। तो आपको नए नए उपमान खूब मिलेंगे, जैसे इस तरह के उपमान, छिपकली सी लड़की, चाशनी सा दिन, थर्मामीटर के पारे सी भावनाएं जो चढ़ रही हैं उतर रही हैं बार बार, उस तरह के। जैसे ये देखिए उसका प्रयोग कि मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़, ये उपमानों की नवीनता है। थर्मामीटर के पारे सी चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं। प्यार का नाम लेते ही बिजली की स्टोव सी सुर्ख है, सुर्ख कैसी, बिजली की स्टोव सी। इस तरह की उपमान योजना खूब मिलेगी आपको। और क्या देखेंगे आप, लय एवं ताल के साथ मुक्तक छंदों का प्रयोग। अब देखेंगे इसमें आपको प्रयोगवाद में आपको मुक्तक छंद मिलेंगे, मुक्तक मिलेंगे और तुकबंदी नहीं मिलेगी आपको, मुक्त छंद मिलेंगे। मुक्तक नहीं, मुक्त छंद है ये। तुकबंदी नहीं मिलेगी आपको, बल्कि क्या मिलेगा, मुक्त छंद मिलेगा, मुक्त छंद मिलेगा। ये लय एवं ताल के साथ मुक्त छंदों का प्रयोग मिलेगा, तुकबंदी नहीं मिलेगी। मुक्त छंद वो छंद है जिसमें तुकबंदी नहीं होती। पुराने जो आप कविता पढ़ेंगे उसमें हर जगह तुकबंदी मिलेगी। जैसे आप कमानी पढ़े, पूरी कमानी में आपको तुकबंदी मिलेगी। या दिनकर की रचनाएं पढ़े, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो ये सोता है और होता है, ये क्या, तुकबंदी है। तो ये तुकबंदी आपको इस समय प्रयोगवाद में नहीं मिलेगी, तुकबंदी नहीं मिलेगी। इसको क्या बोला जाता है, मुक्त छंद। मुक्त छंद की शुरुआत किसने की थी, आप देखेंगे निराला ने की थी। छायावाद से मुक्त छंद आरंभ होता है, लेकिन लय और ताल ये मौजूद होगी, उसी की वजह से आप कविता को गा सकते हैं। जैसे ये देखिए, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता। फिर अच्छा, भाव ना बदल रही, भाव बदल रहे हैं तो लय बदल जा रही है। तो ता निश्चित स्वर में होता होता। तो क्या है, ये चीज लिखिए, इससे आपकी लय बदल जाएगी, ताल बदल जाएगी। और कहीं भी देखिए तुकबंदी का प्रयोग नहीं होगा आपको। अब उतनी बड़ी लाइन नहीं तुकबंदी आपको दिखे, यही देखिए कहीं तुकबंदी का आपको प्रयोग नहीं मिलेगा। लय और ताल का प्रयोग मिलेगा, लेकिन तुकबंदी। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कई युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है, प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। तो इसमें कहीं भी तुकबंदी नहीं देखी, पूरी रचना में नीचे से ऊपर तक तुकबंदी नहीं है, लेकिन लय और ताल विद्यमान है। इसी वजह से हम इसको गा सकते हैं। तो कहीं पर तुकबंदी आपको नहीं मिलेगा। और लय और ताल भी बदलती जाएंगी। जैसे ये आहलाद से झूमकर, तो इससे पहले की आप लय और ताल अलग है, और यहाँ आपकी लय बदल जाएगी। जैसे जैसे भाव बदलते हैं तो लय भी बदल जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों को लिख के दिखाया गया है। और ये क्या है, एक तरह से नए नए प्रयोग हैं। पहले की रचनाओं में इस तरह के प्रयोग नहीं मिलते थे कि भाव दिखा दिए या लिख दिए जाए कि किस भाव से गाना है उसको। ये सब पहले आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में ये देखिए निश्चय के स्वर में है। तो ये लिखने के बाद जैसे आप पढ़ेंगे तो अब क्या है ना, अब भाव बदल गया आपका, तो लय भी बदल जाएगी। तो यहाँ हमने क्या देखा, अभी आपने संवेदना पक्ष हम पढ़ ही चुके हैं, प्रयोगवाद का शिल्प पक्ष भी पढ़ चुके हैं। शिल्प पक्ष में किस किस तरह से नवीनता है, उपमानों की किस कदर नवीनता है, बिंबों में नवीनता देखेंगे आप। और नवीनता की वजह क्या है, किन किन प्रसंगों में ज़्यादा नवीनता मिलती है, कहाँ का प्रतीकों का प्रयोग ज़्यादा मिलता है, ये सब आपने देखा। किन किन दर्शनों का प्रभाव है, क्यों उसको बोला जाता है कि विदेशी आंदोलन है, ये सब चीज़ें आज हमने देखी। तो अब हम आज इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और नए वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।